पेडागोजी होती है, जो हिंदी में चीजें आपको बता रहा हूं सेम आपको संस्कृत में भी पढ़नी है। तो ये 5 से 6 वीडियो के माध्यम से मैं आपकी पेडागोजी को लगभग पूरी कंप्लीट करा दूंगा अपने यूट्यूब चैनल पर। उसके बाद फिर मैं आपको दूसरे भी सब्जेक्ट आपके कराने हैं, क्योंकि बहुत सब्जेक्ट आपके बचता है, बहुत सिलेबस बचता है, ठीक है। तो इस तरीके से तैयारी करानी है आपकी। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि संस्कृत की जो बाकी की क्लास है वो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसके अलावा एक और क्वेश्चन बच्चे पूछते हैं कि सर जो आप अपने नोट्स देते हो, जो सीटेट वाले सीटेट के नोट्स लेते हैं, यूपीटेट वाले यूपीटेट के नोट्स लेते हैं, कि सर क्या इसके अंदर संस्कृत भी दी है? बिल्कुल भाई, मैंने आपसे कहा ना, इसमें आपका पूरा कंप्लीट कोर्स है। इसमें आपको पेपर फर्स्ट के आपके 5 सब्जेक्ट मिलते हैं, पेपर सेकंड के भी आपको मिलते हैं, चाहे सोशल साइंस हो। उसके अलावा आपकी तीनों भाषा मिलती है, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, ये भी मिलती है, ठीक है। तो कंप्लीट है आपके, ठीक है। तो आप कुछ बच्चों के क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैंने आज की वीडियो के अंदर बता दिया। क्योंकि सीटेट के अंदर आती है आपकी संस्कृत के अंदर आपकी पेडागोजी, और यूपीटेट के अंदर आती है आपकी ग्रामर। गद्यांश और काव्यांश तो मिल ही जाते हैं, लेकिन दोनों के अंदर ये अंतर रहता है, ठीक है। तो ये पेडागोजी को कंप्लीट कराने के बाद फिर मैं आपके बाकी के चैप्टर कराऊंगा, जैसे ग्रामर कराऊंगा या कुछ और कराऊंगा, क्योंकि मुझे अभी आपका बहुत सा सिलेबस कंप्लीट कराना है, बहुत ज्यादा सिलेबस है, ठीक। उसके साथ आप लोग भी आज के क्वेश्चन के साथ साथ एक तो इन क्वेश्चन को समझना, ठीक है। क्वेश्चन को समझना, इनको बिल्कुल भी रटना मत, क्योंकि बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और ये वो क्वेश्चन है जो बार बार आपके एग्जाम में देखे जाते हैं। तो एक तो इनको समझना, और साथ के साथ आप लोग भी आंसर देने की कोशिश करना, देखना कितना आपका स्कोर हुआ है आज की वीडियो के अंदर, ठीक। और बड़े सिलेक्टेड क्वेश्चन है, छाट छाट कर मैंने लिए, और मोस्टली वो लिए जो बार बार रिपीट होते आ रहे हैं आपके सीटेट के एग्जाम में। देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि चोम्स्की मतानुसारम मनुष्य है जन्मगत भाषा ग्रहण साधनम धारियंती येन तेसु उत्पद्यते। देखिए यहां पर बात हो रही है नोम चोम्स्की की बात हो रही है, ठीक। वेरी वेरी इंपोर्टेंट लगा लेना, चाहे आपका हिंदी हो, इंग्लिश हो, संस्कृत हो, कोई भी भाषा हो, नोम चोम्स्की जरूर पूछे जाते हैं। तो यहां पर बात हो रही है चोम्स्की के अनुसार जो मनुष्य होता है वो जन्म से ही भाषा को ग्रहण करता है, ठीक है। तो इसमें उसमें तो इससे उनमें क्या उत्पन्न होती है, बेसिकली क्वेश्चन आपसे ये पूछा है। देखिए पहले पढ़ लेते हैं थोड़ा सा नोम चोम्स्की के बारे में, जो पेपर से संबंधित बातें हैं। देखिए नोम चोम्स्की बोलते हैं कि बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात प्रवृत्ति होती है, कि बच्चों के अंदर भाषा सीखने की जन्मजात प्रवृत्ति होती है, जन्म से किसी भाषा को सीख जाते हैं। भाई जैसे मैं अभी भाषा बोल रहा हूँ, मेरी जैसे अभी जो मेरी भाषा है वो आप मेरी हिंदी, आप लोगों की भी जैसे हिंदी भाषा होगी, तो इसको हम लोग जन्मजात अपने जन्म के बाद अपने आप ही सीख गए। जैसे हमारे घर परिवार में ये भाषा बोली जाती थी, मम्मी पापा बहन भाई बोलते थे, ऐसे उनको अनुकरण करके कॉपी करके हम इस भाषा को सीख गए। तो जन्म से ही सीख गए, इसको सीखने के लिए हमें किसी की जरूरत पड़ी? किसी की भी जरूरत नहीं पड़ी। यही बात बोलते थे नोम चोम्स्की। इन्होंने कहा बच्चे के माइंड में एक डिवाइस होता है एलईडी, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, भाषा अधिग्रहण यंत्र। आप लोग इसको लिख सकते हो, एग्जाम में पूछा जा चुका है, भाषा अधिग्रहण यंत्र, ठीक है। ये डिवाइस होता है, इसकी हेल्प से बच्चा भाषा को सीख लेता है। बच्चे के दिमाग में पहले से ही व्याकरण के नियम विद्यमान होते हैं, पहले से ही व्याकरण का ज्ञान उसको होता है, तभी तो जन्म से ही किसी भाषा को सीख लेता है। तो आंसर इसमें आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका साधारण व्याकरण, यानी सार्वभौमिक व्याकरण के भी नाम से भी जाना जाता है, कि व्याकरण के सभी नियम उसके अंदर क्या होते हैं, विद्यमान होते हैं, ठीक है। तो नोम चोम्स्की से संबंधित महत्वपूर्ण बात क्या थी? इन्होंने कहा था कि जो भाषा होती है जन्मजात होती है, और भाषा को सीखने के लिए आपके यंत्र के बारे में बताया था, और व्याकरण के नियम उसके अंदर क्या होते हैं, विद्यमान होते हैं, पहले से होते हैं। तो साधारण व्याकरण, सार्वभौमिक व्याकरण, या फिर यूनिवर्सल ग्रामर, जहां भी ऑप्शन में देखने को मिल जाए समझ जाना आपका नोम चोम्स्की आपका आंसर आएगा। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, लगभग हमेशा ही एक नंबर का जरूर आता है सीटेट के एग्जाम में, और दोनों लैंग्वेज में भी ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला ही क्वेश्चन उसी की तरह बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका बहुभाषिकता, 1 से 2 नंबर तक का आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। बेसिकली बहुभाषिकता क्या है, जैसे इसके नाम से पता चल रहा है, जहां पर एक से ज्यादा भाषाएं बोली जाती है, जैसे जो हमारा देश हो गया, जैसे मान लीजिए या क्लासरूम होगी, तो उसके अंदर आपको अलग अलग भाषाएं बोलने वाले बच्चे मिलेंगे। भाई कोई बच्चा जो हिंदी बोलता होगा, कोई बच्चा पंजाबी बोलता होगा, कोई कुछ और भाषा बोलता होगा, तो क्लासरूम के अंदर अलग अलग भाषाएं वाले बच्चे देखने को मिलेंगे, ठीक है, एक से ज्यादा भाषा वाले। तो यही मतलब होता है बहुभाषिकता का। अब देखिए बहुभाषिकता के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट आप लोग जानिए जो होते हैं। ये भाषा अधिगम में एक महत्वपूर्ण संसाधन होती है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा रिपीट होता है ये वाली चीज। भाई क्लासरूम के अंदर मान लीजिए जो हिंदी बोलता है वो पंजाबी वाले बच्चे से सीखेगा, पंजाबी वाला हिंदी वाले से कुछ सीखेगा, दोनों की संस्कृति का आदान प्रदान ये लोग करेंगे, ठीक है। तो क्या होती है, भाषा अधिगम में किसी भाषा को सीखने के एक महत्वपूर्ण संसाधन का ये काम करता है, जो बहुभाषिकता होती है, ठीक है। उसके अलावा इसको कभी भी समस्या नहीं माना जा सकता, भाषा अधिगम में इसको समस्या नहीं माना जा सकता, ना ही इसको कभी बाधा माना जा सकता, और ना ही प्रमादकारी होता है। प्रमादकारी का मतलब ना ही ये इरिटेट होता है, क्या होता है, इरिटेट, ठीक है। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखना है कि बहुभाषिकता को हमेशा आपको एक संसाधन के रूप में मानना है, ठीक है। हम कहते हैं ना हमारे देश के अंदर अलग अलग भाषाएं बोली जाती है, विविधता में एकता देखने को मिलती है, ठीक है। तो उसी तरीके से बहुभाषिकता भी है जो क्लासरूम के अंदर आपको देखने को मिलेगी। जब आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी, अलग अलग राज्य के बच्चे भी आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। अपने स्टेट के अंदर लग गए तब भी भाषा का काफी अंतर आपको देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका
एक सेकंड, अगला क्वेश्चन आपका, मुक्त प्रश्न नाम प्रमुख विशेषता वर्तते। यहां पर बेसिकली बात हो रही है मुक्त प्रश्नों की क्या विशेषता होती है। देखिए दो तरीके के प्रश्न है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, एक तो होते हैं आपके बंद अंत वाले प्रश्न और एक होते हैं आपके मुक्त प्रश्न। देखिए बंद अंत वाले प्रश्न वो होते हैं जिन प्रश्नों का उत्तर, जिन प्रश्नों का आंसर केवल एक होता है। अगर मैं आपसे पूछूं भाई आपका नाम क्या है, जैसे मुझसे पूछोगे मेरा नाम क्या है, तो मैं सीधा बता दूंगा मेरा नाम है सचिन। भारत की राजधानी क्या है, तो भारत की राजधानी क्या है, भारत की राजधानी नई दिल्ली है। सीधा सा आंसर बता दिया। क्या आप पागल हो, आप कहोगे नहीं सर, नहीं, सीधा एक में आंसर होता है, ठीक है। तो ये क्या है, बंद अंत वाले प्रश्न, यानी सिर्फ एक आंसर होगा। जो आप लोग अपने एग्जाम के अंदर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको 4 ऑप्शन दिए होते हैं, उसके अंदर क्या लगाते हो आप, सिर्फ एक आंसर लगाते हो। ये बंद अंत वाले प्रश्न है जिसमें किसी प्रश्न का सिर्फ एक आंसर होगा। लेकिन अगर मैं बात करूं मुक्त अंत वाले प्रश्न, इसमें किसी प्रश्न के एक से ज्यादा समाधान होते हैं। वो कैसे, अगर मैं कहूं कि भाई सचिन के बारे में चीजें बताओ, तो आप लोग बता दोगे कि सर सचिन सर हमें यूट्यूब चैनल पर पढ़ाते हैं, ठीक है, सचिन सर गवर्नमेंट जॉब भी करते हैं, और 2-4 चीजें बता दोगे। अगर आपको पता होगी नई दिल्ली के बारे में आप लोग बता दोगे, ठीक। तो आप लोग समझे बंद अंतर वाले प्रश्न और मुक्त अंतर वाले प्रश्न। तो जो मुक्त अंतर वाला प्रश्न होता है, जो उसकी प्रमुख विशेषता होती है, वो क्या होती है, थर्ड वाला ऑप्शन, कि विभिन्न प्रकार व्याख्यानांते है अवसर है दिए थे, कि विभिन्न प्रकार की व्याख्या के अवसर दिए जाते हैं मुक्त अंतर वाले प्रश्न में। जैसे मैंने कहा भाई मेरे बारे में बताओ, ठीक है, अलग अलग व्याख्या आप लोग दे दोगे, नई दिल्ली के बारे में अलग अलग व्याख्या आप लोग दे दोगे, तो विभिन्न प्रकार की व्याख्या के अवसर दिए जाते हैं मुक्त अंतर वाले प्रश्न में। आंसर आपका थर्ड आंसर सही हो जाएगा, ठीक। चलिए देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका, चाहे हिंदी हो, संस्कृत हो, कोई भी भाषा हो, या चाहे आपका सीडीपी हो, पर्यावरण अध्ययन हो, सोशल साइंस हो, एक नंबर मेरी तरफ से लिख लो, जो आपके एग्जाम में 100% पूछा जाता है। कभी ऐसा नहीं हुआ ये क्वेश्चन आपका ना पूछा गया हो, ठीक है। अब देखिए आपको दो चीजें जानना जरूरी है, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं उसके बाद बताता हूं। उपचारात्मकम शिक्षणम इत्यनेन अभिप्राय अस्ति, उपचारात्मक शिक्षण का क्या अभिप्राय है, बेसिकली क्वेश्चन में पूछा है। देखिए दो चीजें होती है, एक तो होता है आपका निदानात्मक, एक होता है आपका निदानात्मक, और एक होता है आपका उपचारात्मक। देखिए सबसे पहली चीज होती है निदानात्मक। निदानात्मक में क्या होता है, किसी भी समस्या की पहचान की जाती है। कोई भी समस्या होगी तो समस्या की पहचान की जाती है निदानात्मक के अंदर। जैसे डॉक्टर के पास, जब डॉक्टर के पास कोई रोगी जाता है तो डॉक्टर सबसे पहले रोगी को क्या करता है, उसको डायग्नोस करता है। उसका क्या काम करता है, निदान करता है, समस्या की पहचान करता है कि भाई तुमको क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। जब रोगी अपनी प्रॉब्लम बताता है, उसकी समस्या का पता लग जाता है, ठीक है, तो उसके बाद डॉक्टर उसका उपचार करता है। अच्छा तुमको ये वाली प्रॉब्लम है तो ये वाली दवाई लो, ये वाला इंजेक्शन लो। तो सबसे पहली चीज क्या होती है, सबसे पहला होता है निदान। सबसे पहले समस्या की पहचान करो। जब समस्या की पहचान हो जाएगी देन उसके बाद उसका क्या काम करो, उसका उपचार करो। आप लोग शिक्षण अधिगम सामग्रियों का यूज करो, अलग अलग शिक्षण विधियों का यूज करो। जो अधिगम होता है उसको बड़ा इंटरेस्टिंग बनाओ, रुचिकर बनाओ, तो फिर आप उपचारात्मक शिक्षण आपका ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसी का अभिप्राय पूछा है, इसका क्या अभिप्राय होता है। ऑप्शन क्या है, छात्रा नाम नियमित रूपेण पुनः पुनः परीक्षण, कि छात्रों का नियमित रूप से परीक्षण लेते जाओ, बिल्कुल नहीं। अगला ऑप्शन देखते हैं, अगला ऑप्शन क्या है, छात्रा है किमर्थम अवगंतुम असमर्था, कि छात्रों को जिस भी सब्जेक्ट में या जिस अर्थ को समझने में असमर्थता पैदा हो रही है, असमर्थ्य चा दूरीकर्तु के उपाया इत्यर्थ करने है प्रयासा। बिल्कुल सही बात हो जाएगी भाई आपका, जो भी असमर्थता उसको बच्चे को होती है किसी अर्थ को समझने में, तो उस असमर्थता को दूर करने का उपाय किया जाता है उपचारात्मक शिक्षण के अंदर। भाई समस्या की पहचान हो गई कि उसको किसके अंदर असमर्थता फील हो रही है, असमर्थता फील होने के बाद देन उसके बाद उसका उपचार किया जाता है। यही बात मैंने आपको समझाई है, तो आंसर आपका दूसरा सही हो जाएगा, ठीक। चलिए बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि छात्र केंद्रिता कक्षा इत्यनेन का अभिप्राय है। बाल केंद्रित कक्षा या फिर छात्र केंद्रित कक्षा, इसका अभिप्राय पूछा है। बेसिकली इसका मतलब क्या होता है, सक्रिय छात्रा है, निश्चय अध्यापक। देखो छात्र को तो सक्रिय बना दिया और अध्यापक को निष्क्रिय बना दिया, नहीं, हमें दोनों को ही सक्रिय बनाना पड़ेगा। अगर अध्यापक निष्क्रिय हो गया, सही तरीके से आपको समझा नहीं रहा है, ठीक है, और ना ही उसका मन है पढ़ाने में, क्या बच्चा पढ़ पाएगा, बिल्कुल नहीं पढ़ पाएगा। तो छात्र केंद्रित कक्षा ऐसी कक्षा होती है जिसमें जितनी भी शिक्षण की चीजें होती है, जितनी भी प्रणाली होती है जो यूज में लाई जाती है शिक्षण में, वो छात्र के लिए होती है, ठीक है। तो सबसे मेन चीज कौन होती है, छात्र। हर किसी के सेंटर में छात्र रहेगा, अगर उसके लिए उपयोगी है तो ठीक है, नहीं है तो फिर वो किसी काम की नहीं, ठीक है। तो इसमें अध्यापक को सक्रिय बनना पड़ेगा, ना कि निष्क्रिय। तो पहला ऑप्शन तो आपका होने सरा। अगला ऑप्शन है छात्रा है कक्षाया है केंद्रे उपविशन्ति, कि जो बच्चे हैं उनको कक्षा के केंद्र में बैठा दो। ये मतलब थोड़ी होता है कि बच्चों को क्लासरूम के केंद्र में बैठा दो, ये हो गई आपकी छात्र केंद्रित कक्षा, ये भी नहीं होता। अगला है अध्यापक से निर्देशानांतर गढ़ते, यही तो मैं समझ गया, अध्यापक के निर्देशन की जहां पर भी बात हो जाएगी। देखो एक बात आप लोग समझो, अभी आप लोग भावी अध्यापक हो, अध्यापक बने नहीं हो, जब आप लोग अध्यापक बन भी जाओगे ना, टीचर बन भी जाओगे, आप उसको निर्देश नहीं दे सकते बच्चों को। सबसे मेन चीज है ये, मान लीजिए सबसे ऊपर है बच्चा, बच्चों को आप निर्देश नहीं दे सकते किसी भी तरीके की। बच्चा जो चाहेगा वही होगा। अगर आपने इस कंसेप्ट के साथ तैयारी करी ना, आप पेडागोजी में कभी मात नहीं खाओगे। हमेशा सर्वोपरि रखना है, सबसे ऊपर रखना है बच्चे को। अध्यापक निर्देश नहीं दे सकता बच्चे को, ठीक है, कि अन्य छात्रों के साथ पढ़ना शुरू कर दो, ये नहीं होगा आपका, ठीक। जो आपका ऑप्शन फोर्थ है, विभिन्न गतिविधि भी है छात्र पठन पाठन प्रक्रिया। जिस भी ऑप्शन में आपको विभिन्न गतिविधि देखने को मिल जाए, चाहे आपका हिंदी और संस्कृत हो, आग बंद करके आंसर लगा देना, आपका हमेशा सही होगा, इतना मैं आपको भरोसा दिलाता हूं।
जब भी किसी शिक्षण जो प्रक्रिया चलती रहती है उसमें विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से बच्चों को चीजें पढ़ाई जाती है, सबसे बेहतरीन तरीके से बच्चा सीखता है। जब विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जाता है तो बच्चा जल्दी सीखता है, जो चीजें सीखता है उसको लंबे समय तक वो याद कर पाता है, उसके अलावा उसका जो आत्मविश्वास होता है वो भी बढ़ता है विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से पठन पाठन प्रक्रिया को कराने के स्वरूप। ठीक, तो छात्र केंद्रित कक्षा का मतलब आप लोग समझ गए कि ऐसी क्लासरूम जहां पर बच्चों को विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से पठन पाठन की प्रक्रिया को कराया जाए। आंसर फोर्थ सही हो जाएगा। ठीक, चलिए बढ़ते अब आपके अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपको क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन आपका अतस्नेसु कस्मिन विदो मातृभाषाया है वह वदानम न अपेक्षते। आपसे यहां पर क्वेश्चन पूछा है कि इनमें से कौन सी विधि में जो मातृभाषा होती है उसका व्यवधान मतलब उसकी जरूरत नहीं होती है, ये पूछा है। चारों आपको ऑप्शन दिए हुए, इनमें से किसमें मातृभाषा की जरूरत नहीं होती। ठीक, अब देखिए हिंदी वाली वीडियो अगर आपने मेरी देखी होगी जिसमें मैंने आपको चीजें डिटेल में बताई थी, तो मैंने आपको एक बताई थी प्रत्यक्ष विधि बताई थी, जिसका इंग्लिश में नाम आपको बताया था डायरेक्ट मेथड। इस डायरेक्ट मेथड में पता क्या होता है, बच्चा किसी भी भाषा को डायरेक्ट सीख जाता है, किसी भी भाषा को डायरेक्ट सीख जाता है। और वो कैसे सीख जाता है, मान लीजिए छोटा बच्चा बोलता है, हिंदी भाषा बोलता है छोटा बच्चा, और ये हमारे इंडिया का बच्चा हो गया। ठीक है, अब मान लीजिए इसी बच्चे को अमेरिका के अंदर भेज दिया, तो अमेरिका के अंदर कौन मिलेंगे, गोरे मिलेंगे। इनको खुद हिंदी नहीं आती, लेकिन बच्चा जब इनके साथ रहना सीख जाएगा, इनको कॉपी करना शुरू कर देगा, अनुकरण करना सीखेगा, तो इंग्लिश बोलना अपने आप ही सीख जाएगा। तो मातृभाषा की क्या जरूरत पड़ेगी, बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। बच्चे की मातृभाषा है हिंदी, अमेरिका वालों को गोरों को खुद हिंदी नहीं आती, तो मातृभाषा की जरूरत पड़ी भाई। अगर मान लो इनको हिंदी आती होती तो ट्रांसलेट करके पढ़ाते, इनको खुद ही नहीं हिंदी आती, बच्चा सीधे सीख गया, तभी तो इसका नाम है डायरेक्ट मेथड। बच्चा इंग्लिश को सीधे सीख गया, उनके साथ रहना जब उसने शुरू करा, उनकी भाषा को अनुकरण करना सीख गया, तो सीधे सीख गया। तो बड़ी महत्वपूर्ण विधि आपकी प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट मेथड के नाम से इसको जाना जाता है। इस विधि में कभी भी मातृभाषा की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक, यहां तक आप लोग समझे, आगे देखते हैं।